नमस्कार। मैं डॉक्टर सत्यपाल सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र विभाग, दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम लोग अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत और इस अधिकतम सामाजिक कल्याण के सिद्धांत से संबंधित जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चंस पे हम लोगों को बात करना है। तो सबसे पहले अगर अधिकतम सामाजिक कल्याण के सिद्धांत से बनने वाले बहुविकल्पीय प्रश्नों की बात की जाए तो सबसे पहला क्वेश्चन यह बनता है कि अधिकतम सामाजिक कल्याण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। यानी इस सिद्धांत को सबसे पहले किसने सोचा और किसने सिद्धांत के रूप में पाठकों के सामने प्रस्तुत किया। नीचे कुछ विकल्प भी दिए गए हैं ABCD करके, जिसमें सबसे पहला है प्रोफेसर केन्स, डॉक्टर डाल्टन, प्रोफेसर मार्शल और रॉबिन्स। अब इन चार विकल्पों को अगर देखा जाए तो इसमें सब सही विकल्प विकल्प B, डॉक्टर डाल्टन, और डॉक्टर डाल्टन के द्वारा अधिकतम सामाजिक कल्याण के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया गया था। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन बनता है वो परिभाषाओं से लेकर के है। अधिकतम सामाजिक कल्याण के सिद्धांत और इससे संबंधित विभिन्न परिभाषाएं, और उन परिभाषाओं से इस तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। यानी किसी अर्थशास्त्री का एक परिभाषा दे दिया और उस परिभाषा को देने के बाद नीचे कुछ अर्थशास्त्रियों के नाम दे दिए गए और आपसे पूछे जा सकते हैं कि इसमें यह जो अमुक परिभाषा है, इन विभिन्न अर्थशास्त्रियों में से किस अर्थशास्त्री की परिभाषा है, और उसमें आपको सही विकल्प का चुनाव करना होता है। परिभाषा दी जा रही है कि लोक वित्त की वही योजना सर्वोत्तम समझी जाती है जिसके अंतर्गत कम से कम व्यय किया जाता है तथा सब करों में उत्तम कर वह है जिसकी मात्रा न्यून होती है। यह एक परिभाषा दी गई और पूछा जा रहा है कि यह परिभाषा किसके द्वारा प्रतिपादित है। नीचे आप विकल्प भी देख रहे हैं कि एक प्रोफेसर किन्स है, B पर अमर्त्य सेन का नाम है, C पर JB शे का नाम है और D पर डॉक्टर VKRV राव का नाम दिया गया है। जैसा कि हम लोग अधिकतम सामाजिक कल्याण के सिद्धांत का जब अध्ययन करते हैं तो उसमें हम लोग दो प्रकार के अर्थशास्त्रियों का, दो विचारधाराओं के अर्थशास्त्रियों के विचारों का अध्ययन करते हैं, जिसमें एक प्राचीन विचारधारा और एक आधुनिक विचारधारा। तो प्राचीन अर्थशास्त्रियों की जो विचार थे वो सार्वजनिक व्यय के अनुकूल नहीं थे, क्योंकि प्राचीन काल में अर्थशास्त्रियों ने राजाओं के द्वारा जो जनता के ऊपर अत्याचार किया जाता था, जनता से अधिक कर लिया जाता था, कर से जो राजस्व की प्राप्त होती थी राजा अपने ऐश और आराम पे खर्च किया करता था। तो इन बातों को प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने देखा था और प्राचीन अर्थशास्त्रियों के जो आर्थिक सिद्धांत हैं वे सारे आर्थिक सिद्धांत सार्वजनिक व्यय को बहुत अच्छा नहीं मानते हैं और उनका जो मत था उसके विपरीत था। और उसी से संबंधित यहाँ पे परिभाषा दी जा रही है कि लोक वित्त की वही योजना सर्वोत्तम समझी जाती है जिसके अंतर्गत कम से कम व्यय किया जाता है। यानी सार्वजनिक व्यय कम से कम किया जाए वही सर्वोत्तम योजना है। इस प्रकार का विचार यहाँ इस परिभाषा में झलक रहा है। और ऐसे विचार किसके थे? प्राचीन अर्थशास्त्रियों के विचार थे। तो यहाँ पर हम विभिन्न विकल्पों में ABCD, इन विभिन्न विकल्पों में एक ही अर्थशास्त्री हमको JB से दिख रहा है, जो यह प्राचीन अर्थशास्त्री है। तो इस प्रकार
हम इस परिभाषा को जे.बी. शे की परिभाषा के रूप में देखते हैं कि यह परिभाषा जे.बी. शे की परिभाषा है और विकल्प जो है इसमें ये सी विकल्प सही है। अगला एक क्वेश्चन बनता है कि सार्वजनिक व्यय का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। सरकार के द्वारा जो व्यय किया जाता है उसका उद्देश्य क्या होता है। और नीचे पूछा जा रहा है कि अधिकतम लाभ प्राप्त करना। अगला विकल्प है अधिकतम सामाजिक कल्याण करना। उसके बाद तीसरा विकल्प है सीमांत लाभ प्राप्त करना। और चौथा विकल्प डी जो है उपरोक्त सभी। और जैसा कि आप जानते हैं, अगर एक एक विकल्प पे चर्चा की जाए तो जो ए विकल्प है अधिकतम लाभ प्राप्त करना, ये सार्वजनिक व्यय का उद्देश्य नहीं होता। यह उद्देश्य व्यक्तिगत व्यय का उद्देश्य होता है, व्यक्तिगत वित्त का उद्देश्य होता है, प्राइवेट फाइनेंस का उद्देश्य होता है कि व्यक्ति किस प्रकार से खर्च करे कि व्यक्ति को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। सार्वजनिक व्यय का उद्देश्य ये होता है कि किस प्रकार से सरकार खर्च करे कि अर्थव्यवस्था में रहने वाले लोगों का अधिक से अधिक कल्याण होता हुआ पाया जाए। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो विकल्प हम देख रहे हैं, उन सभी विकल्पों में विकल्प बी अधिकतम सामाजिक कल्याण इसका उद्देश्य पाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो ब्लैंक दिया गया है उसको फिल करना है। और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि करारोपण के पश्चात करदाताओं को, और डॉट 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 कर दिया गया है, प्राप्त होता है। यानी कर जब सरकार लगाती है तो जो कर देने वाला व्यक्ति है, करारोपण जिसके ऊपर किया जाता है, जो करदाता है, उसको क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पर विकल्प में लाभ प्राप्त होता है, उपयोगिता प्राप्त होती है, त्याग प्राप्त होता है कि सभी प्राप्त होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी कोई करदाता कर देता है तो कर के भुगतान के बाद उसको त्याग करना पड़ता है, धनराशि का त्याग करना पड़ता है, अपनी उपयोगिता का त्याग करना पड़ता है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो हम देख रहे हैं विकल्प सी कि त्याग, तो ये त्याग जो है यहाँ पर जो है सही बैठ रहा है कि करारोपण के पश्चात करदाताओं को त्याग प्राप्त होता है। तो विकल्प सी यहाँ पर सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 कि सार्वजनिक व्यय जैसे जैसे बढ़ता जाता है उससे प्राप्त होने वाली सीमांत सामाजिक लाभ या उपयोगिता क्रमशः, अब यहाँ पर गैप दे दिया गया, यहीं पे भरना है, जाती है। तो जैसा कि हम अधिकतम सामाजिक कल्याण के सिद्धांत में पढ़े हैं कि जैसे जैसे सरकार का सार्वजनिक व्यय बढ़ता जाता है, सरकार के द्वारा जो खर्च किया जाता है वो खर्च बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उस खर्च से जो प्राप्त होने वाली सीमांत सामाजिक लाभ या सीमांत सामाजिक उपयोगिता है वह क्रमशः घटती चली जाती है, वो क्रमशः घटती चली जाती है। तो यहाँ विकल्प ए में देखा गया है कि ये बता रहा है कि ये घटती हुई चली जाती है। तो विकल्प ए यहाँ पर बिल्कुल सही बैठ रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सार्वजनिक आय की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती जाती है, जैसे जैसे सार्वजनिक आय बढ़ती जाती है, सरकार की आय जैसे जैसे बढ़ती जाती है। सरकार की आय कैसे बढ़ेगी, हमारे और आपके ऊपर जैसे जैसे करारोपण होगा वैसे वैसे सरकार की आय बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे सरकार की आय बढ़ती जाती है, सार्वजनिक आय बढ़ती जाती है, उससे प्राप्त होने वाला सीमांत सामाजिक त्याग, यानी जिसके ऊपर करारोपण किया गया उसके द्वारा जब धनराशि दिया जाता है तो उसको सीमांत सामाजिक त्याग करना पड़ता है या अनुपयोगिता उसको प्राप्त होती है। तो क्रमशः वो क्या होती है, पूछा जा रहा है, घट रही है, बढ़ रही है, तटस्थ रही है, कभी घटती है कभी बढ़ती है। तो जैसे जैसे सरकार को आय की प्राप्ति अधिक होगी, या ये कहें कि सार्वजनिक आय जैसे जैसे अधिक प्राप्त होगा वैसे वैसे व्यक्तियों के ऊपर करारोपण अधिक होगा और वैसे वैसे व्यक्तियों का त्याग भी बढ़ता हुआ पाया जाएगा। और जो है
यहाँ पर अनुपयोगिता क्रमशः बढ़ती हुई पाई जाती है। ऐसे में विकल्प बी यहाँ पर सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन बन रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु अधिकतम सामाजिक कल्याण का बिंदु है। अधिकतम सामाजिक कल्याण का बिंदु कौन सा है, और 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें विकल्प ए सार्वजनिक व्यय से सीमांत सामाजिक त्याग और बराबर सार्वजनिक आय से सीमांत सामाजिक लाभ। अगला विकल्प दिया जा रहा है कि सार्वजनिक व्यय से सीमांत सामाजिक लाभ इक्वल टू सार्वजनिक आय से सीमांत सामाजिक त्याग। अगला है सी सार्वजनिक व्यय से सीमांत सामाजिक लाभ ग्रेटर देन सार्वजनिक आय से सीमांत सामाजिक त्याग। फिर विकल्प डी जो है सार्वजनिक व्यय से सीमांत सामाजिक लाभ लेस देन सार्वजनिक आय से सीमांत सामाजिक त्याग। इन चारों विकल्पों में कौन सा विकल्प सही है? जैसा कि आप विकल्प ए देख रहे हैं, इसमें दिया गया है कि सार्वजनिक व्यय से सीमांत सामाजिक त्याग। सार्वजनिक व्यय से सीमांत सामाजिक त्याग नहीं होता है, सार्वजनिक व्यय से सीमांत सामाजिक लाभ प्राप्त होता है। और वहीं आगे दिया गया है कि सार्वजनिक आय से सीमांत सामाजिक लाभ। ये भी ध्यान होगा आपको कि सार्वजनिक आय से सीमांत सामाजिक लाभ नहीं होता है, सीमांत सामाजिक त्याग। अतः ये सेंटेंस ही गलत है। इसलिए यहाँ पर अगर विकल्प बी की बात की जाए तो विकल्प बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है कि सार्वजनिक व्यय से सीमांत सामाजिक लाभ इक्वल टू सार्वजनिक आय से सीमांत सामाजिक त्याग। ये दोनों जहाँ बराबर होते हैं वहीं पर अधिकतम सामाजिक कल्याण होता हुआ पाया जाता है। तो सही उत्तर जो है इसका विकल्प बी है। आगे है अधिकतम सामाजिक कल्याण सिद्धांत के मूल्यांकन के लिए अनुकूलतम उत्पादन तथा अनुकूलतम उपयोगिता का विचार किसने दिया? जैसा कि हम लोग अधिकतम सामाजिक कल्याण के सिद्धांत में पढ़ते पढ़ाते हैं कि वह बिंदु कैसे पता लगाया जाए जिस बिंदु पर सार्वजनिक व्यय से प्राप्त होने वाली सीमांत सामाजिक उपयोगिता और सार्वजनिक आय से होने वाली सीमांत सामाजिक त्याग या अनुपयोगिता एक बराबर हो रही है। वो बिंदु कैसे पता लगाया जाए? अपने आप में यह बहुत बड़ा टास्क है, इसका पता लगाना बहुत आसान नहीं है। और संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में हमको पता लगाना है तो ये और कठिन हो जाता है। तो सरकार के द्वारा जो सार्वजनिक आय प्राप्त हो रहा है, सरकार के द्वारा जो सार्वजनिक व्यय हो रहा है, यह अधिकतम सामाजिक कल्याण के सिद्धांतों पर है कि नहीं है, उसको पता लगाने के लिए यह अधिकतम सामाजिक कल्याण के मूल्यांकन के तरीके कुछ डेवलप किए गए और उन तरीकों में अनुकूलतम उत्पादन और अनुकूलतम उपयोगिता वाला विचार किसका है, वही प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है। यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं कि क्या यह विचार डॉक्टर श्रीमती हिक्स का है, क्या यह विचार डॉक्टर डाल्टन का है, या पीगू का है, या हेनरी पार्नेल का है। ये 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसमें से ये जो विचार है अनुकूलतम उत्पादन तथा अनुकूलतम उपयोगिता का जो विचार है, ये श्रीमती हिक्स के द्वारा प्रतिपादित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रोफेसर मसग्रेव के द्वारा लिखी गई है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि अधिकतम सामाजिक कल्याण के सिद्धांत में मसग्रेव का भी दृष्टिकोण आता है और मसग्रेव ने अपनी पुस्तक द थियरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस में वह अधिकतम सामाजिक कल्याण के सिद्धांत को सिद्धांत रूप में दिया। तो यहाँ पर द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, द प्रिंसिपल ऑफ द थियरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस, द थियरी ऑफ टैक्सेशन, द थियरी ऑफ नेशनल इनकम, इन चारों विकल्पों में जो विकल्प बी है द थियरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस, ये सही है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने अधिकतम सामाजिक कल्याण के सिद्धांत से संबंधित तमाम बहुविकल्पीय प्रश्न देखे हैं और हमें उम्मीद है कि आपको आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी साबित होगा।
बहुत बहुत धन्यवाद।